Hi, today we are going to discuss about casting, a very simple and conceptual procedure used in the industry. देखो, casting is the process of producing metals components parts of desired shapes by pouring the molten metal alloy into a prepared mold and then allowing it to cool and solidify. This solidified piece of metal is known as casting. It is used to make dental restoration such as inlays, onlays, crowns and bridges. देखो, यही बात हो रही है कि हम जब एक पैटर्न को वैक्स पैटर्न को रिप्लेस कर लेते हैं एक मेटल से। देखो, हमने पहले एक वैक्स पैटर्न बना दिया, इसके बाद हमने इसके इर्द गिर्द इन्वेस्टमेंट पुट किया। इन्वेस्टमेंट पुट करने के बाद हमने इन्वेस्टमेंट को सेट कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इस वैक्स को बर्न आउट किया और इस जो माउल्ड बन गया, जो कैविटी बन गई, उसको हमने रिप्लेस किया मेटल से। तो जब हम ये मेटल पुट करेंगे ताकि हमारे पास जो ये वैक्यूम बना है, माउल्ड बना है, कैविटी बना है, ये रिप्लेस हो जाए मेटल से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट में इस चीज़ पर फोकस किया था, यहाँ पर हमने फोकस किया था कि ये इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट चैप्टर में हमने यही इन्वेस्टमेंट डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने वही वीडियो वॉच नहीं की तो पहले जाकर इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो वॉच करें, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करें। देखो, इस डायग्राम में भी शो हुआ है, ये माउल्ड ऑलरेडी फॉर्म हुआ है। इन्वेस्टमेंट में मैंने डिटेल बताया है कि माउल्ड कैसे बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा फोकस होगा इस मोल्टन इलाई के पुटिंग पर और इसके प्रोसेसिंग पर। देखो, ये माउल्ड बना था, मैंने इलाई पुट की, इलाई ने इस शेप को रिप्लेस किया और हमारे पास एक शेप बन गया जो कि अब एक इलाई का है, मोल्टन इलाई का है। तो यही प्रोसेस क्या है, कास्टिंग है। अच्छा, टाइप ऑफ कास्टिंग देखो, सैंड कास्टिंग, प्लास्टर कास्टिंग, वैक्स कास्टिंग, डाई कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। देखो, हर एक के डिटेल्स जानने में कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि सैंड कास्टिंग में क्या होगा। सैंड कास्टिंग में हमारे पास ये जो मटेरियल है ये सैंड से बना होगा, हम सैंड में कास्टिंग करेंगे। अच्छा, इस तरह प्लास्टिंग में यही प्लास्टर होगा। वैक्स कास्टिंग में हम वैक्स को रिप्लेस करेंगे। अच्छा, सॉरी फॉर दिस। डाई कास्टिंग में क्या होगा, हम एक डाई को कास्ट करेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हमारे पास ये जो मटेरियल में पुट हो रहा है यहाँ पर, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए नीचे लाएंगे ताकि यहाँ पर रह न जाए और कम्प्लीटली होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होगी। तो आपने नेम्स याद रखने हैं और नेम्स के मुताबिक आप फिर इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हो। अच्छा, देखो, यहाँ पर हमारे कास्टिंग में अब कुछ टर्म्स में यूज़ करने वाला हो, आपने उसको याद रखना है। देखो, ये हमारे पास एक वैक्स पैटर्न है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट में डिटेल से बताया है। आप इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो लाजिमन वॉच करें। इसके बाद हमने इस पर स्प्रू फार्मर लगाया है। स्प्रू फार्मर हमने क्यों लगाया है, ताकि हमारे पास जो मोल्टन इलाई है उसके लिए कोई चैनल प्रोवाइड हो जाए। ये वैक्स पैटर्न है, हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं मेटल से। अच्छा, ये क्रूसिबल फार्मर है। क्रूसिबल फार्मर मैंने कहा कि एक रिजर्वायर है ऑफ मेटल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये एक रिंग, कास्टिंग रिंग है। ये रिंग लाइनर है, इसके पर्पसेस और सब कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट में बताया है। देखो, ये हमारे पास वही बात है, ये इन्वेस्टमेंट हो रही है इस मटेरियल का, ये कास्टिंग रिंग, ये हमने वैक्स पैटर्न रखा है। पैटर्न है, ये वैक्स का भी यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अदर मटेरियल आर आल्सो यूज। एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न को मैं फिर जब इन्वेस्टमेंट सेट हो जाएगी तो पैटर्न को हम बर्न आउट करेंगे। जब ये बर्न आउट हो जाएगा तो हम फिर इसको मेटल से रिप्लेस कर लेंगे और इस रिप्लेसिंग को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। अच्छा, स्टेप्स इन कास्टिंग आर स्टेप्स इन मेकिंग अ कास्ट रिस्टोरेशन। जब हम एक कास्ट रिस्टोरेशन बनाते हैं तो उसके तमाम तर स्टेप्स कैसे हैं, ये स्टेप्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये स्टेप्स आने चाहिए। अच्छा, पहले हम टूथ प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, टूथ प्रिपरेशन के बाद हम इम्प्रेशन लेंगे। देखो, जिस टूथ का हमने या जिस पार्ट का हमने कास्ट बनाना है, एक रिस्टोरेशन बनाना है, पर पहले हमें उस टीथ के करेक्ट डायमेंशंस कॉपी करने हैं। तो पहले टूथ प्रिपरेशन कर लेंगे। प्रिपेयर टू रिसीव अ कास्ट रिस्टोरेशन। देखो, इम्प्रेशन में हमने पढ़ा था कि हम इम्प्रेशन पुट कर लेंगे। इम्प्रेशन के बाद हम एक डाई प्रिपेयर कर लेंगे। जिप्सम प्रोडक्ट में हमने ये बात बताई है। अच्छा, वैक्स चैप्टर में मैंने वैक्स फैब्रिकेशन बनाया है, हम वैक्स से बना लेंगे। फिर हम स्प्रूइंग करें, स्प्रू बनाएंगे, स्प्रू को पुट करेंगे, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड स्प्रूइंग। इसके बाद हम इन्वेस्टिंग करेंगे, इसमें मैंने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है। अच्छा, बर्न आउट करेंगे, वैक्स को रिमूव करेंगे, कास्टिंग करेंगे, फिर क्वेंचिंग करेंगे फॉर गोल्ड इलाई। क्वेंचिंग इज़ अ प्रोसेस विच आई विल डिस्कस इन मेटालर्जी। इसको क्विक कूलिंग कहते हैं। सैंड ब्लास्टिंग, इसके बाद हम पिकलिंग कहते हैं करते हैं, उसके बाद पॉलिशिंग कर लेते हैं। तो देखो, ये जो वैक्स पैटर्न इस
मेटालिक रिस्टोरेशन में चेंज हुआ है, तो इसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो रहे हैं। टूथ प्रिपरेशन है, इम्प्रेशन है, डाई प्रिपरेशन है, वैक्स पैटर्न है, स्प्रूइंग है, इन्वेस्टिंग है, बर्नआउट ऑफ वैक्स है, कास्टिंग है, सैंड ब्लास्टिंग है, पिकलिंग है एंड पॉलिशिंग है। हर एक प्रोसेस को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन इस डायग्राम में दोबारा समझ लो। सॉरी, यह मैंने पहले हमने इम्प्रेशन ले लिया, इम्प्रेशन के बाद हमने मॉडल बना लिया, मॉडल के बाद हमने इसको ये वैक्स पैटर्न तैयार किया, वैक्स पैटर्न के बाद हमने स्प्रू लगाया, स्प्रू के बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बाद हम इस वैक्स को बर्न आउट करेंगे, फिर हम इसके बाद कास्टिंग करेंगे, कास्टिंग के बाद हम इसको सैंड ब्लास्टिंग करेंगे, सैंड ब्लास्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, पिकलिंग करेंगे, और उसके बाद हम पॉलिशिंग करेंगे। हर एक प्रोसेस को हम एक डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो वैक्स पैटर्न पहले हमारा क्या कम है, देखो हमारे पास एक डाई है, इससे हमने वैक्स पैटर्न बना लिया, वैक्स पैटर्न के साथ हमने स्प्रू अटैच कर लिया, ये स्प्रू बेस है, स्प्रू क्रॉसिबल है। इसके बाद हमने कास्टिंग रिंग लगाया, इन्वेस्टमेंट कर ली, वैक्स पैटर्न वैक्स को बर्न आउट किया, हमारे पास माउल्ड बन गया, इन्वेस्टमेंट ने माउल्ड बना लिया, बर्न आउट हो गया। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास ये चीज़ काफ़ी हो रही है, और जो है ये जो वो स्टेप्स है आप देख सकते हो। अच्छा, वैक्स पैटर्न क्या चीज़ है, ये मैंने वैक्स में डिटेल में पढ़ा है, अब जस्ट सुपरफिशियल रेट देंगे। इट इज़ यूज टू फॉर्म द जनरल प्री डिटरमाइंड साइज एंड कंटोर ऑफ द आर्टिफिशियल डेंटल रिस्टोरेशंस विच इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मोर ड्यूरेबल मटेरियल। देखो वैक्स पैटर्न हमारे पास एक करेक्ट कंटोर्स, करेक्ट एनाटमी में होता है, लेकिन हम वैक्स को एज ए ड्यूरेबल, एज ए परमानेंट मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इस वैक्स को रिप्लेस करेंगे किस चीज़ से, मेटल से। तो ये वैक्स पैटर्न क्या है, एक प्री डिटरमाइंड साइज है जो कि करेक्ट कंटोर और एनाटमी में होता है, और हम इसे किस चीज़ पर बनाते हैं, डायरेक्ट वैक्स टेक्निक में हम इसको डायरेक्टली पेशेंट माउथ में बना लेते हैं, डायरेक्टली टीथ से डायमेंशंस कॉपी कर लेते हैं, और जनरली एंड मोर कॉमनली वी कॉपी द कंटोर्स एंड एनाटमी फ्रॉम मॉडल और डाई। और मॉडल हम कैसे बनाते हैं, जब हम इम्प्रेशन लेते हैं, इम्प्रेशन के बाद हम मॉडल बनाते हैं, जिप्सम प्रोडक्ट में हमने डिटेल से पढ़ा है। अच्छा, स्प्रूइंग क्या है, a sprue is the passage through which a molten material is introduced into a mold, and the term also refers to the excess material which solidifies in the sprue passage. And this process is called sprueing, मैंने बताया था। A sprue former is made of wax, plastic or material। इस चीज़ की बात हो रही है। ये हमारे पास एक कास्टिंग रिंग है, ये हमारे पास क्या है, कास्टिंग रिंग है, ये वैक्स पैटर्न है, ये स्प्रू फार्मर है, ये स्प्रू क्रॉसिबल है, क्रॉसिबल फार्मर है। देखो ये हमारे पास एक रिजर्वायर है, ये हमारे पास कास्टिंग लाइनर है, रिंग लाइनर है। इसके जो फंक्शंस है, टाइप्स है, ये आगे आने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ये जो है ये इन्वेस्टमेंट होगा, सारा इन्वेस्टमेंट से बड़ा होगा। अच्छा, कास्टिंग रिंग लाइनर, देखो ये कास्टिंग रिंग लाइनर, इसकी टाइप्स और फंक्शंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने ऐसे माइन्यूट टॉपिक्स को मिस नहीं करना। देखो कास्टिंग रिंग लाइनर, अ रिंग लाइनर इज प्लेस इनसाइड ऑफ द कास्टिंग रिंग। अर्लियर asbestos liner were used. Its use has been discontinued due to health hazards from breathing its dust. Type of non-asbestos ring liners used are ceramics, cellulose, cellulose combination। तो ये तीन में हमारे पास एक रिंग लाइनर्स के लिए यूज़ हो सकते हैं। फंक्शन ऑफ कास्टिंग रिंग लाइनर इज इट अलाउ for mold expansion, it reduces loss of heat as it is thermal insulator, it permits easy separation of the investment from the ring after the casting is over। देखो इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा था कि हमें कंपेंसेशन चाहिए, जो हमारे पास एलाई है वो क्या होगा, श्रिंक होगा, तो उसको कंपेंसेशन के लिए हमें यहाँ पर एक्सपेंशन चाहिए, तो ये एक काइंड ऑफ एक्सपेंशन प्रोवाइड कर लेता है। इसके अलावा ये थर्मल इंसुलेटर है। देखो हमारे पास अगर मोल्डन मेटल एक जगह पर कंट्रैक्ट हो जाए तो वहाँ पर श्रिंकोज हो जाएगा, और हमारे पास पोरासिटीज़ और डिफेक्ट्स का मसला आ सकता है। तो ये एक टेम्परेचर को एज अ होल मेंटेन रखता है, ताकि एक लोकलाइज पार्ट पर टेम्परेचर कूल ना हो जाए और मटेरियल श्रिंक होना जाए। तो टू अवॉइड लोकलाइज श्रिंकेज और लोकलाइज प्री मेच्योर सॉलिडिफाइंग ऑफ मेटल इन अ रिंग, ये जो रिंग लाइनर है ये यूज होता है ताकि इंसुलेशन प्रोवाइड करे। अच्छा, ये जो है ये एज अ सेपरेटिंग एजेंट भी यूज़ होता है ताकि इसको फिर इसका रिमूवल ईजी हो जाए। तो ये तीन इसके फंक्शंस हैं।
अच्छा, इन्वेस्टिंग का कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप उसको पहले वॉच करें। मैंने इस स्टार्ट में बताया कि इन्वेस्टिंग को आप पहले वॉच कर लें, इसके बाद आपको ये समझ आएगा। सराउंडिंग द वेक्स पैटर्न विद द मटेरियल दैट कैन एक्यूरेटली डुप्लीकेट शेप्स एंड एनाटॉमिक फीचर्स। देखो, ये वेक्स पैटर्न है, वही इन्वेस्टमेंट है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप इन्वेस्टिंग को जाकर उस वीडियो में देख ले। वही बातें अगेन एंड अगेन बातें हो रही है। अगर आप एक जगह पर समझ लो तो आपको दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। एक जगह पर आपने आपके कंसेप्ट क्लियर करो, फिर वही कंसेप्ट माइन्यूट डिफरेंस होता है और ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट है, बार बार अप्लाई होते हैं। देखो, बर्न आउट, देखो हम वैक्स को बर्न आउट करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस रह जाए। It is the removal of wax pattern so that a mold is created into which the molten alloy can be placed. अब हमारे पास बर्न आउट के प्रोसीजर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, नेम द प्रोसीजर। आपको फिर डिटेल्स नहीं देने होते, लेकिन आपने जस्ट नेम्स बताने होंगे। जब आपको नेम्स याद होंगे तो आप उसके मुताबिक फिर अपना थ्योरी भी लिख सकोगे। ट्रेडिशनल बर्न आउट, माइक्रोवेव बर्न आउट, स्टीम डिवैक्सिंग, वैक्यूम असिस्टेड बर्न आउट, सेंट्रीफ्यूगल बर्न आउट, थर्मल डिबॉन्डिंग, सॉल्वेंट डिसोल्यूशन, प्रेशराइज स्टीम बर्न आउट। इस हर एक पर मैं आपको अलग अलग लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जस्ट नेम याद रखने हैं। देखो, ट्रेडिशनल बर्नआउट में क्या होगा, हम हीट प्रोवाइड करेंगे। माइक्रोवेव हमें हीट माइक्रोवेव से प्रोवाइड होगा। स्टीम में क्या होगा, स्टीम हमारे पास डिवैक्सिंग करेगा। वैक्यूम असिस्टेड, जिसमें प्रेशर भी कम होगा, जस्ट लाइक ऑटोक्लेविंग। सेंट्रीफ्यूगल में हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल मशीन होगा जो कि रोटेट करेगा और वैक्स को ड्यू टू रोटेशन इट विल क्रिएट हीट एंड इट विल रिमूव द वैक्स। थर्मल डिबॉन्डिंग है। सॉल्वेंट डिसोल्यूशन, हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ हीट। और प्रेशराइज स्टीम बर्न आउट, तो ART के जो इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह यहाँ पर प्रेशराइज स्टीम बर्न आउट भी हो सकती है। सो दैट आपने नेम्स याद रखने हैं। अच्छा, कास्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग द molten alloy into the previously prepared mold। अगेन वही बातें आ रही है। रिकवरी एंड क्लिनजिंग ऑफ कास्टिंग, देखो हमारे पास ये स्टेप्स आ रहे हैं। कास्टिंग के बाद क्या था, रिकवरी था और क्लिनजिंग था। पिकलिंग की प्रोसेस तक बात आ रही है। पिकलिंग जो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। कास्टिंग अपीयर डार्क विद ऑक्साइड्स, हमारे पास जो कास्टिंग होती है वो क्या होती है, डार्क होती है। क्यों, ऑक्साइड्स की वजह से। द प्रोसेस टू रिमूव दीज ऑक्साइड्स कॉल्ड पिकलिंग। पिकलिंग इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोसेस पिकलिंग क्या है, जब हम ऑक्साइड्स रिमूव कर लेते हैं एक रिस्टोरेशन से जो कि फ्रेशली कास्ट हुआ है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पिकलिंग। 50% HCl सोल्यूशन इज़ यूज टू रिमूव द ऑक्साइड्स। देखो, हम ऑक्साइड रिमूव करते हैं किस प्रोसेस से, पिकलिंग से। लेकिन किस चीज़ से रिमूव करते हैं, 50% HCl से। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग। अक्सर एग्जाम में पिकलिंग का प्रोसेस पूछा जाता है, तो पिकलिंग हमने कहना है कि हम ऑक्साइड्स रिमूव कर लेते हैं। देखो, ऑक्साइड्स मैंने इन्वेस्टमेंट में आपको पढ़ाया था कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के 3 कंपोनेंट्स थे, रिफ्रैक्टरी था, बाइंडर था, मॉडिफायर था। वहाँ पर मॉडिफायर में कार्बन जो था वो भी ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर रहा था, तो कार्बन भी इस एक तरह की पिकलिंग की जो फंक्शन है वही करता है। तो आपने इन्वेस्टमेंट में अगेन कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट ज़रूर वॉच करना है। अच्छा, फॉल्ट्स इन कास्टिंग, ये इससे अक्सर MCQs लाजिमी आता है और इससे ECQ भी आता है। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट आफ्टर कास्टिंग इंट्रोडक्शन इज फॉल्ट्स इन कास्टिंग प्रोसेस। और ये आपने जस्ट कंसेप्ट लगाना है, रटा नहीं लगाना। अगर आप कास्टिंग समझ गए हो ना, तो आप जब मैं रीड करूँगा तो आप जल्दी से पिक कर लोगे। अगर आप पिक नहीं कर सकते तो आपने कास्टिंग सही तरीके से नहीं सीखी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ फिनिंग एंड बबलिंग। देखो, फिन्स बन रहे हैं और बबलिंग हो रही है, तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है, आपने कंफ्यूज नहीं करना। देखो, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। अब इस इन्वेस्टमेंट में अगर क्रैक्स क्रिएट हो जाए, देखो मैं इस डायग्राम में आपको समझाने वाला हूँ। देखो, अगर यहाँ पर एक क्रैक क्रिएट हो गया, एक क्रैक यहाँ पर क्रिएट हो गया, तो क्या होगा, हमारे पास जो वैक्स है उस क्रैक्स में भी जाएगा ना। तो जब हम ये इन्वेस्टमेंट ब्रेकआउट करेंगे तो इस जो हमारे पास रिस्टोरेशन था या वैक्स पैटर्न था, उसके फिन्स निकले होंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिनिंग। देखो, फिनिंग अकर व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज हीटेड टू रैपिडली इन फर्नेस। दिस कॉज द इन्वेस्टमेंट टू क्रैक। ये क्रैक की बात हो रही है, क्यों हो रही है, जब हम रैपिडली हीटिंग करते हैं। molten alloy flow into the cracks forming thin fins on the casting in the region where the cracks have been located. Bubbling occurs as a spears of excess material on the surface of casting. देखो, बबलिंग हमारे पास क्या है,
एक्सेस मटेरियल है। फिनिंग क्या है? जब क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, क्रैक्स में मोल्डन इलाई चला जाता है, और ये भी एक एक्सेस है, फिनिंग भी एक एक्सेस मटेरियल है, बट इट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन का इन्वेस्टिंग मटेरियल। बट इन बबलिंग हमारे पास मेटल्स में जो कास्टिंग प्रोसेस में मसला हो जाता है, हमारे पास एक्स्ट्रा मेटल चला जाता है जो कि अपीयर हो जाता है एज अ बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ रिस्टोरेशन। अच्छा, इनकम्प्लीट कास्टिंग, पहला जो फॉल्ट था वो क्या था? फिनिंग एंड बबलिंग था। कैसा होता है मैंने बता दिया। अच्छा, दूसरा जो है वो है इनकम्प्लीट कास्टिंग। तो इनकम्प्लीट कास्टिंग के जो रीजंस है ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने इनको याद रखना है, आपने कंसेप्ट अभी लगाने हैं। देखो, इनकम्प्लीट मोल्डिंग, if the alloy is not probably melted, or if the mold temperature is too high, too low, solidification occur before the mold can be properly filled. देखो, हमारे पास अगर इलाई completely soluble, completely fluid form में नहीं है तो mold completely fill नहीं होगा। देखो, यही बात है। अगर मेरे पास जो इलाई है ये कम्प्लीटली फ्लूइड स्टेट में नहीं है और जल्दी सॉलिडिफाई हो जाए तो यहाँ तक पहुँच जाएगा और फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो ये जो है ये एम्प्टी रह जाएगा, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट कास्टिंग। अच्छा, insufficient thrust, if there is insufficient thrust created during casting, the alloy may not flow to all part of mold cavity. Simple है। Back pressure effect, it is caused by inability of air or other gases within the mold to escape, making way for alloy. देखो, बैक प्रेशर इफेक्ट मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है इन्वेस्टिंग में। वहाँ पर हमारे पास सिलिका इन्वेस्टिंग मटेरियल है, वहाँ पर हमारे पास पोरासिटीज़ नहीं होते, तो जो प्रेशर है वो बिल्डअप होता है, हम वेंट बनाते हैं, और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो जो इलाई है उसको अलाउ नहीं करता ताकि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाए। तो अगेन मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट आप इससे पहले वॉच कर ले। कूलिंग श्रिंकेज, ऑन सॉलिडिफिकेशन द इलाई कॉन्ट्रैक्ट्स बट द आउटर पोर्शन रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद इंटरनल वॉल ऑफ द मोल्ड। सिंपल, मैंने कास्टिंग लेदर में भी बताया कि हमें क्यों इंसुलेशन चाहिए। वोर्ड्स आर सेकेंडरी पाइप्स, the inner section are those portion of which are less effectively insulated against heat loss freeze first. As they solidify, they contract and draw molten metals from the remaining portions. Woods will be formed unless more metals can enter the mold. Very simple concept, and I hope you pick it. Porosity, it may be a surface pitting or on casting. देखो, एक पोरासिटी है और एक बबलिंग है। बबलिंग जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल है, पोरासिटीज़ क्या है? सरफेस पिटिंग है। सरफेस में जो पिट्स बने हैं उसको क्या कहते हैं? पोरासिटीज़ कहते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स है। पोरासिटी के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। पोरासिटीज़ के मुख्तलिफ टाइप्स से, मुख्तलिफ रीज़न से, और पोरासिटी से एक ना एक MCQ या ECQ लाजिमन आता है। ब्रोकन पीसेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और पार्टिकल ऑफ डर्ट में बिकम एम्बेडेड इन कास्टिंग एंड प्रोड्यूस पिटिंग। देखो, कंसेप्ट लगाओ, आप पिक कर लोगे। Gaseous porosity is produced by gases which become dissolved in molten alloy. ये सब हमारे पास gaseous porosities है, contraction porosities है, मुख्तलिफ किस्म की porosities है, तो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन जो कास्टिंग में होते हैं वो मोस्ट कॉमनली gaseous porosities होते हैं। अच्छा, ओवर साइज एंड अंडर साइज कास्टिंग, देखो एक हमारे पास ओवर साइज एंड अंडर साइज डाई था इम्प्रेशन में, तो आप वो इम्प्रेशन में वॉच कर ले, वहाँ पर कंसेप्ट अलग था, यहाँ पर कंसेप्ट अलग है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप सबसे पहले मेरा पहला वाला वीडियो से शुरू कर ले, यहाँ तक आ जाए, आपको डेंटल मटेरियल में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बीच बीच में वीडियोस वॉच करते जाओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपने सीखना है, डेंटल मटेरियल सीखना है, तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट ले। द मेजर डायमेंशनल चेंजेस इन्वॉल्व्स आर कास्टिंग श्रिंकेज, थर्मल एक्सपेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखो, हमारे पास जो होता है, अगर जो मैंने बताया था, जो इलाई है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमारे पास एक्सपेंशन नहीं हो तो कंपेंसेशन नहीं होगा, तो अंडर साइज डाई बनेगा। इसके बरकस अगर हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन हो जाए इलाई का और इन्वेस्टमेंट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ओवर साइज डाई बनेगा। तो ये जो कंपेंसेशन था इन्वेस्टमेंट का और कास्टिंग का, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है जो हमें जहन में याद रखना है। देखो, हमारे पास जो कंपेंसेशन होता है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, वो इन्वेस्टमेंट में मैंने पढ़ा है। इलाई जो है वो श्रिंक होगा, उस श्रिंकेज को कंपेंसेट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट एक्सपेंशन प्रोसीजर थे, उसमें सेटिंग था, थर्मल एक्सपेंशन था, हाइग्रोस्कोपिक था, क्रिस्टलाइन इन्वर्जन था, तो आप वहाँ पर जाके वॉच कर ले। सो दैट्स ऑल, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है
इन्वेस्टमेंट को वॉच कर लो, फिर कास्टिंग को वॉच कर लो। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू एन्जॉयड दिस जर्नी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।